तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवाम क्लासेस के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं पटवारी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का रीजनिंग का जो पेपर आया था उसको, और उसके सॉल्यूशन जल्दी ट्रिकी मेथड से एक बार देख लेते हैं। आइए बिना किसी औपचारिकता के प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आया था सीटिंग अरेंजमेंट से, पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था दोस्तों कि 5 लड़कियां उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई है, रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो रीता जो थी वो लता के दाईं ओर थी, तो ये लता के दाईं ओर बैठी हुई थी रीता, और ये रीता दूसरे स्थान पर बैठी हुई थी दोस्तों। आगे इन्होंने बोला कि अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा बैठी हुई थी और सीमा के बाईं ओर अलका जो थी वो तीसरे स्थान पर बैठी थी दोस्तों। इसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन हमको दी। इन्होंने बोला कि सीमा पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। यदि सीमा किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है दोस्तों, तो सीमा यहाँ नहीं बैठ सकती। सीमा अगर यहाँ बिठा देता हूँ तो फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के अलका नहीं बैठ सकती, तो सीमा के लिए ये जगह तो फुल है। सीमा यहाँ अगर मैं बिठाता हूँ तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि हमको यहाँ बोला हुआ है कि केवल 5 लड़कियाँ बैठी हुई है। तो सीमा के लिए केवल एक जगह बाकी थी, वो ये वाली जगह थी। सीमा बैठी है और इसके बाईं ओर अगर मैं जाऊँगा तो तीसरे स्थान पर हमको मिल जाएगी अलका, और इसी तरीके से जब मैं इसको देखूंगा तो हमारे लिए 5% बैठ चुके हैं दोस्तों। आइए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था उसको देख लेते हैं। पंक्ति के मध्य में कौन बैठी हुई थी? तो पंक्ति के मध्य में जब हम देखेंगे तो हमको मिलेगी लता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमको बता रहा है। आइए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि रीना अपने घर से कॉलेज की ओर जा रही है। रीना चलती है, अपने घर से प्रारंभ होती है और कॉलेज जाने के लिए निकलती है। वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है। सबसे पहले ये उसका घर, और घर से चलेगी दोस्तों उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ये चली दोस्तों 500 मीटर। आगे इन्होंने बोला कि वह फिर बाएं मुड़ती है और 700 मीटर चलती है। यहाँ से उसने टर्न लिया दोस्तों बाएं, और जैसा कि हमको पता है बायां इधर होगा, इधर मोड़ा और ये चला टोटल 700 मीटर। आगे इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और घुमा के बोला कि दाईं ओर मुड़ते हुए वह 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। यानी कि सिंपल सा इसने एक चीज़ बोली हुई थी, यहाँ से टर्न लेती है दोस्तों दाईं ओर, जो कि ऊपर की ओर होगा, और साथ में ये भी बोला कि ये कितना चलती है, तो टोटल चलती है दोस्तों ये 2.5 किलोमीटर। ध्यान रखना यहाँ ये बात मीटर में कर रहा था और यहाँ आते ये बात कर रहा है दोस्तों किलोमीटर में। आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे बोलता है फिर वो बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुँचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर की यात्रा और करती है। यहाँ से फिर से ये बायां मुड़ेगी और बायां मुड़कर दोस्तों इसने दूरी तय की 3.3 किलोमीटर की। अच्छा, यहाँ जाके ये कॉलेज पहुँच जाती है दोस्तों। आखिरी में क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है? तो क्वेश्चन इसने पूछा है कि आप यहाँ से और यहाँ तक की हवाई दूरी अर्थात की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस हमको बता दीजिए। मिनिमम जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? और जैसा कि हमने क्लास में सीखा भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है यहाँ की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम एक परिमेय का प्रयोग करते हैं, उसको बोला जाता है पाइथागोरस परिमेय, जिसके लिए हम बोलते हैं कि सर एल का स्क्वायर कर लीजिए, ए का स्क्वायर कर लीजिए, आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको ये न्यूनतम दूरी अर्थात की कर्ण। इसके लिए हमारे पास लंब होना चाहिए था, आधार होना चाहिए था, तो वो हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं दोस्तों। अच्छा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक थी दोस्तों 700 मीटर। ये ऊपर की दूरी है 3.3 किलोमीटर। अगर मैं 3.3 किलोमीटर में 700 मीटर जोड़ देता हूँ तो टोटल जो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 4 किलोमीटर की। और इसके बाद में यदि मैं ध्यान दूँ इस और यहाँ तक की दूरी जो मेरे पास है वो है 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर में यदि मैं 500 मीटर और ऐड कर देता हूँ दोस्तों तो ये टोटल हो जाएगा मेरे पास 3 किलोमीटर। 1 और 4, 1 और 3, आइए वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है दोस्तों, 4 का हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा रूट के अंदर। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो हमको सोल्व करने पे मिलेगा दोस्तों √25, और √25 की वैल्यू हम सभी को पता है क्या होती है दोस्तों, 5 होती है। वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था बड़ा ही अच्छा ये भी क्वेश्चन था। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ हमसे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बोली हुई थी। इन्होंने बोला कि नियमित षटकोणीय मेज पे, अच्छा आज दिन तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो या तो राउंड टेबल पे आते हैं दोस्तों, एक रेखा में आते हैं, लेकिन इसने कुछ अलग ही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई है। और इसने बोला है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं वो एक षटकोणीय मेज पर बैठे हुए हैं। आइए हम भी इनको बिठा देते हैं षटकोणीय मेज पर। इसके अंदर इन्होंने बोला कि सबसे पहले P जो है y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये y के दाईं ओर अगर मैं जाऊंगा तो इस और यहाँ पर बैठा मिलेगा हमको P। आगे इन्होंने बोला कि
सी और एस के मध्य एकमात्र व्यक्ति आई बैठा है। अच्छा, सी और एस को बिठाने के लिए मेरे पास केवल दो जगह है। अगर मैं सी को यहाँ बिठा दूँ और एस को यहाँ बिठा दूँ तो आई को बिठाने के लिए मेरे पास में जगह खाली नहीं बचेगी। इसी वजह से या तो सी या एस यहाँ बैठेगा और इसी प्रकार या तो एस या सी यहाँ बैठेगा और आई की जो जगह होगी वो इस जगह होगी। अच्छा, एक ही एलिमेंट हमारे पास बैठने के लिए बचाया हुआ है, वो है एच, और उसको भी हम जगह दे देंगे। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है एच के सामने कौन बैठा है। तो हमको दिखाई दे रहा है एच के सामने कौन बैठा हुआ है, तो आई बैठा हुआ है। आइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, आई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो था ये एक तरीके से सीरीज बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन था। इसके अंदर हमसे सीधा सीधा बोला हुआ था 2 और 3 से पूर्ण भाज्य होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं हमको फाइंड आउट करनी थी जो 2 और 3 से पूर्ण भाज्य होनी चाहिए। पहली बात तो 2 और 3 से पूर्ण भाज्य होनी चाहिए, यानी कि सर 2 और 3 को यदि मैं गुणा कर लूँ तो हमें मिलेगा 6, यानी कि 6 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। आगे भी इन्होंने कुछ शर्तें और रखी है कि उसके आगे विषम संख्या होनी चाहिए और उसके पीछे सम संख्या आनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग ढूंढ लेते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे 6 का भाग जा रहा है सर 36 में, 36 में, और जब हम 36 के आगे देखेंगे तो हमको एक विषम संख्या दिखाई दे रही है और पीछे देखेंगे तो एक सम संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक पेड़ हमारे सामने बन चुका है। आगे और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आगे हमको दिखाई देगा कि सर 6, लेकिन 6 के आगे 36 है जो कि एक विषम संख्या नहीं है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो अगला पेड़ जो हमको सीधा मिलेगा वो मिलेगा 6। 6 के आगे आ रहा है दोस्तों 5 जो कि एक विषम संख्या है और पीछे देखेंगे तो एक सम संख्या है, यानी कि ये हमारे पास में दूसरा पेयर बन चुका है। 2 पेयर हमको मिल चुके हैं। आगे जल्दी से देख डालते हैं। अगला मिलेगा हमको 24। 24 के आगे भी विषम संख्या और पीछे आ रही है दोस्तों सम संख्या, तो ये 3। आगे और देखा जाए तो मिलेगा दोस्तों हमको 18। 18 के आगे हमने देखा कि एक विषम संख्या आ रही है और पीछे देखा कि सर एक इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रही है, तो इसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। टोटल हो जाएंगे दोस्तों 4। आगे और देखेंगे तो एक 12। 12 के आगे विषम संख्या और पीछे देखा तो हमको मिलेगी सम संख्या, तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में एक और आगे देखेंगे तो आखिरी जो हमको पेयर मिलने वाला है वो मिलेगा 42। 42 के आगे विषम संख्या है और पीछे हमने देखा तो क्या मिल जाएगी दोस्तों एक सम संख्या, तो एक और पेयर हमको मिल चुका है। और टोटल अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ तो टोटल हो जाएगा 6 और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये भी एक ट्रिकी और कोडिंग डिकोडिंग का और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किस प्रकार से रीजनिंग में उलझाया जाता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला हुआ था कि कोड किया हुआ है ऑरेंज को इस तरीके से, और आपको देखते ही आंसर भी पता लगेगा कि किस तरीके से किया हुआ है कि सर ओ में सीधा सीधा अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा क्यू। इसी तरह आर में यदि मैं 2 जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा टी। इसी प्रकार यदि मैं ई में 2 जोड़ देता हूँ तो मुझे मिलेगा दोस्तों जी। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, इसका कोड को डिकोड करना चाहें, तो हमारे पास डिकोड होके आता है कि सर प्रत्येक अल्फ़ाबेट में +2 किया हुआ है, लेकिन किसके लिए? हमको कोड बनाने के लिए +2 करना पड़ा है। आगे इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है दोस्तों कि ये जो आपको कोड दिया हुआ है ये किसका कोड है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका कोड ये बनेगा। अच्छा, +2 कर रहे थे आगे जाने के लिए, तो आप ही बताइए वापस पीछे आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हमको करना पड़ेगा दोस्तों -2। यहाँ पे यदि मैं प्रत्येक अल्फ़ाबेट में से -2 करने जाऊँगा तो हमको जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा वो आपका ऑप्शन सीधा सीधा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाटरमेलन। और आप एक बार करके देख लीजिएगा, भाई वाटर तो सभी में सेम दिखाई दे रहा है। एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो अलग है वो अल्फ़ाबेट है 6th नंबर का अल्फ़ाबेट, और वो 6th नंबर का है ओ। और जब ओ में से -2 करोगे तो आपको मिलेगा एम, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, पजल बनाई हुई थी एक तरीके की। इस पजल को सोल्व करते हैं। इन्होंने बोला कि एक मित्र था, वो अपने मित्र से मिलने जाता है। सबसे पहले वो 8:30 बजे जाता है, दोबारा वो 9:15 पे जाता है, उसके पश्चात वो 10:15 पे जाता है और अगली बार वो 11:30 बजे जाता है। तो आपको ये बताना था केवल और केवल कि अगली बार वो कब मिलने जाएगा। तो आइए इसमें एक सीक्वेंस बन रहा होगा, उस सीक्वेंस को एक बार देख लेते हैं कि सीक्वेंस बन क्या रहा है। 8:30 से 9:15 जाऊंगा तो कितने मिनट का गैप हो गया दोस्तों? 45 मिनट का। आगे फिर से मैं बढ़ूंगा तो 9:15 से 10:15 तक जाऊंगा तो दोस्तों ये गैप हो जाएगा 1 घंटे का, या फिर मैं इसको बोल दूं दोस्तों 60 मिनट का। आगे जब मैं फिर से और बढ़ूंगा तो 10:15 से 11:30 पे जब मैं जाऊंगा तो 10:15 से और 11:30 का जो गैप मेरे पास में आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों लमसम 1 घंटे 15 मिनट का। और जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो यहाँ पे गैप है 15 मिनट का
पुनः गैप आया है 15 मिनट का, यानी कि आपको अच्छे से पता है अगला कौन आने वाला है, फिर से 15 मिनट का गैप आने वाला है। और अगर इस 15 को मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो सीधा सीधा मेरे पास आ जाएगा 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे को यदि मैं 11:30 में जोड़ता हूँ तो 30 मिनट जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगी, और फिर से 1 घंटा जोड़ेंगे तो सर हमारे पास में टाइम निकल के आने वाला है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो कि दिया हुआ है 1 बजे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक कथन, और कथन से निकालना था आपको निष्कर्ष। और हमको पता है निष्कर्ष वही होता है जो कथन से सीधा रिलेट करे। दोस्तों, जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली है, ऐसा कहीं कथन में किसी ने भाषण में कहा। इस कथन से क्या क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष हमारे सामने निकाल के दिया इन लोगों ने कि सभी लोग भ्रष्ट हैं। अच्छा ध्यान देना, जब भी निष्कर्ष के अंदर ये सभी, एकमात्र, केवल ऐसे शब्द आ जाते हैं दोस्तों तो वो 100% गलत होता है, वो निष्कर्ष प्रभावशाली नहीं होता है, उसका अनुसरण नहीं करता है। तो पहला तो गलत होगा दोस्तों। अगले की बात कर लेते हैं। ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं। ध्यान देना, ये जो दूसरा वाला निष्कर्ष है कथन से सीधा संबंधित नहीं है दोस्तों। और कथन से यदि कोई भी निष्कर्ष सीधा संबंधित नहीं होगा तो उसको देखते ही क्या कर देना चाहिए दोस्तों, गलत कर देना चाहिए। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। आइए दोस्तों बिना किसी देर के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि एस्टिक की जगह पे आएगा क्या, स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। वैसे तो इसको करने का एक तरीका है कि आप ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को सीधा सीधा सोल्व कर दो, लेकिन उसमें भी जल्दी कैसे किया जाए तो हम लोग इसमें थोड़ा सा यूनिट डिजिट का यूज कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे यूनिट डिजिट का यूज, कि सर 7 को यहाँ रख के देखा तो ये 177 हो रहा होगा, यहाँ पे 0 आ रहा होगा पीछे, यहाँ पे पीछे देखा तो 7 आ रहा होगा, यहाँ पे और आगे बढ़े तो यहाँ फिर से 7 आएगा, और आगे और रखा तो कि सर यहाँ फिर से 7 रख के देखते हैं। एक बार ध्यान देना कि सर पीछे की साइड पे क्या आना चाहिए, इसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जो आंसर निकले वो 7 आना चाहिए। सोल्व करके देख लो कि सर 7 7 में 7 जोड़ोगे तो होगा 14, और 14 में जब आप 2 जोड़ रहे होंगे तो सर आपके पास आएगा 16, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। जबकि हमारे आंसर में क्या आना चाहिए था दोस्तों, 7 आना चाहिए था। इसी वजह से ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों गलत। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ था वो ऑप्शन है हमारा दोस्तों 8। 8 को भी एक बार लगा के देख लीजिए। जब आप इसको यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 188, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 80, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 82। और जब आप एक बार इन सभी को 82 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 में जैसे ही इन संख्याओं को 18 को और 80 को जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाली संख्या भी क्या मिलेगी दोस्तों, 188 ही मिलेगी। इस वजह से आपका जो आंसर है वो आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से जल्दी जल्दी इनको सोल्व करते हुए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छा कोडेड दिया हुआ था इन्होंने, इस बार कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। इन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ था जेड प्लस वाई, यानी कि प्लस का अर्थ इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों जेड वाई का भाई है, यानी कि ब्रदर। इसके बाद में इन्होंने बोला कि डिवाइड, जेड डिवाइड वाई का अर्थ है जेड वाई का पिता है, अर्थात डिवाइड का मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये फादर होगा। आगे इन्होंने बोला जेड मल्टीप्लाई बाय वाई का अर्थ है कि जेड वाई की बहन है, यानी कि मल्टीप्लाई का अर्थ ये लोग बोल रहे हैं कि सिस्टर होगी। क्लियर सी ये कहानी थी दोस्तों, ये हमने डिकोड कर लिया। आगे इन्होंने बोला कि किस में कौन सी समीकरण ये बता रही होगी कि m जो है p का चाचा है। पहली बात तो ये क्लियर रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्लास में भी बात की थी कि इसको जनरेशन और जेंडर से उड़ाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन मेथड कैसे लगाना था। तो ये पहले ऑप्शन में आप सीधा सीधा देख लो, m डिवाइड बाय n। डिवाइड का अर्थ था दोस्तों पिताजी, तो m हो जाएंगे पिताजी n के। n के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई का अर्थ था सिस्टर, यानी कि n हो गई बहन p की। और p के बाद जो आ रहा है प्लस, यानी कि p हो जाएगा k का भाई। अच्छा ध्यान देना, ये सब नीचे वाले में आ गए, ये ऊपर आ गया। एक लौता पिताजी था, ये लोग सब आपस में भाई बहन हो गए। तो ये भाई बहनों के ये कौन रहने वाले हैं, पिताजी। जबकि हमको देखना क्या था, चाचा जी। चाचा जी कौन से ऑप्शन में आएगा, सीधा सीधा इसको देख लेते हैं। आगे वाले ऑप्शन में भी एक बार लगा लेते हैं। m प्लस s का मतलब था कि भाई m हो जाएगा भाई s का, s के बाद में डिवाइड लगा हुआ था दोस्तों, डिवाइड का मतलब था पिताजी, s हो जाएंगे
आर के पिताजी। फिर से डिवाइड लगा हुआ है, यानी कि ये जो मैटर था वो एक पीढ़ी और ज़्यादा जा चुका है, एक पीढ़ी और ज़्यादा जा चुका, तो ये भी मेरा आंसर तो नहीं होगा दोस्तों। सीधा आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी भी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा m प्लस के। m प्लस के का अर्थ है कि m जो है वो भाई है किसका दोस्तों, k का। आगे इन्होंने बोला k डिवाइड t, यानी कि k जो है वो पिता है किसका दोस्तों, t का। और आगे बोला t मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि t जो है वो सिस्टर है दोस्तों, और वो सिस्टर किसकी है तो p की। ध्यान देना, इन्होंने बोला m जो है वो p का चाचा होना चाहिए, और इसमें जब आप देखोगे तो p ये p की बहन, और बहन के पिताजी किसके भी पिताजी हो गए, p के पिताजी, और ये पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे दोस्तों, चाचा जी। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो हमको दिखा रहा है कि m जो है p के चाचा जी हैं। आइए अगले पे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन था जो सेलोक्स का क्वेश्चन था। सेलोक्स के क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है ये कि कोई ए बी, अच्छा ये कथन दे रहा है स्टेटमेंट, जिससे हम वेन डायग्राम की मदद से इसको सोल्व कर लेंगे। इन्होंने बोला कोई ए बी नहीं है, तो ये ए कोई भी ए का हिस्सा जो है वो दोस्तों बी नहीं है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में। आगे इन्होंने बोला कुछ बी जो है वो सी है, यानी कि सम वाला स्टेटमेंट, तो हम भी बना देंगे कुछ बी जो है वो सी है। आगे इन्होंने बोला सभी सी जो है वो डी है, यानी कि ऑल सी इज डी, ये लीजिए ऑल सी इज डी है, हमने बना दिया। आइए इसके सीधे सीधे स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत। पहला बोला कुछ ए डी है, यह एक संभावना है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन हमको दिया हुआ था। पॉसिबिलिटी आपके लिए डेफिनेट गलत होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी में सही होती है। तो आपने देखा कुछ ए डी है, इस बात की संभावना है। आप बताइए लड़ाई ए और बी की हो रही है क्या, ए और डी से कोई लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है। ये ए का पूरा हिस्सा किस में जा सकता है, डी में, यानी कि पहली वाली बात बिल्कुल सही है। संभावना में बात क्या हो जाएगी, सही, क्यों, क्योंकि डेफिनेट ये क्या दिखाई दे रही है हमको, गलत दिखाई दे रही है। अगला पढ़ लेते हैं, सभी ऐसी हैं। आप खुद देखिए क्या पहले ही डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी हैं, बिल्कुल सभी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं, कोई सा भी ए का हिस्सा सी नहीं है, इस वजह से दूसरा हो जाएगा गलत। और यहाँ पे आंसर जो हमारा निकल के आने वाला है वो आएगा केवल और केवल प्रथम जो है वो अनुसरण करता है, और ऐसा ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, ये इसको सोल्व करते हैं। और इसको जब आप लोग एक बार सोल्व करोगे तो सिंपल सा इसका मेथड था। 64 और 28 का इन्होंने लिया हुआ था दोस्तों डिफरेंस। 64 और 28 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 36, और ये जो 36 होता है वो हमारे 6 का होता है दोस्तों स्क्वायर। आगे जब आप इसको देखोगे तो 36 और 11 का डिफरेंस आप लोग लोगे, ये निकल के आएगा आपके पास में 25, और 25 का आप अगर रूट भी कर दोगे तो ये निकल के कितना आने वाला है दोस्तों, 5 आने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे 100 और 19 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपके सामने, तो ये आएगा दोस्तों 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है वो ही आपको बताना था। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, सभी को पता है कि सर 9 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। इसके अंदर भी हमको मैथमेटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा उपयोग करना था, और जो कोड था बड़ा सिंपल था। 6 और 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, 13 और 11 को मल्टीप्लाई किया गया, और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया दोस्तों। और जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो बीच वाली वैल्यू है ये निकल के आने वाली है। एक बार करके देख लेते हैं। 6 और 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 72। ऐसे ही मैं 13 और 11 को जब मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 143, और जब इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो संख्या आने वाली है वो आएगी दोस्तों 215। यानी कि लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। ये इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 और 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 121 निकल के आता है, और ऐसे ही 9 और 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 99 निकल के आता है। और यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो ध्यान दो सभी के जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग है। तो यहाँ पे 9 और 1 को जोड़ेंगे तो पीछे आने वाला है 0, और ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, केवल ऑप्शन नंबर एम है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो आया था वो डायरेक्शन का क्वेश्चन था। इन्होंने साफ साफ एक बात बोली हुई कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, ये यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है। घूमता कैसे है तो वो देखना, सबसे पहले 45 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये टर्न लेता है। उसके बाद में कितना घूमता है तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है दोस्तों 180 डिग्री। इसके बाद में 180 डिग्री घूमता है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज।
फिर से हम आगे देखेंगे तो आगे ये घूमता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री कैसे घूमता है, तो ये घूमता है पुनः क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम लिख देंगे 270 डिग्री पुनः से घुमा दोस्तों क्लॉकवाइज। हमने क्लास के अंदर अच्छी तरह सीखा हुआ है कि जो सेम डायरेक्शन होती है उसको जोड़ दिया जाता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। एक बार यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 270 में जैसे ही मैं 45 जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे को मिलने वाला है 315 डिग्री, और 315 डिग्री में से मैं सीधा माइनस कर देता हूँ 180 डिग्री। जैसा कि मुझे पता है इन दोनों को जोड़ा तो ये भी रहने वाला है क्लॉकवाइज, और ये 180 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। 315 में से जैसे ही मैं 180 को माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल के आने वाला है 135 डिग्री, और ये जो 135 डिग्री होता है दोस्तों, जो भी बड़ा होता है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होगा तो वो लगेगा और क्लॉकवाइज बड़ा होगा तो वो लगेगा। तो यहाँ पे 315 बड़ा था, इस वजह से मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्लॉकवाइज। मुझे 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, और 135 डिग्री पूर्व दिशा से यदि मुझे घूमना है, वो भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से मैं घूमना चालू करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ आऊँगा, ये हो जाएगा मेरे लिए 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद चूंकि मुझे 135 डिग्री घूमना था तो मुझे 45 डिग्री और घूमना पड़ेगा, और मैं इस दिशा की ओर देख रहा हूँ, और इस दिशा को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये कौन सी दिशा है, तो इसको हम लोग बोला करते हैं साउथ, और ये वाली दिशा हो जाती है हमारे लिए दोस्तों वेस्ट, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की कि x प्लस वाई का अर्थ है x y की पत्नी है, इस तरीके से कुछ कोड दिए हुए थे। इसके बाद में इन्होंने एक इक्वेशन हमको बना के दी कि आप इस इक्वेशन में ये बता दो a का जो संबंध है वो इससे क्या होगा। दोस्तों क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जनरेशन और जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसमें एलिमेंट का जेंडर देख लीजिए जिसका आपसे रिलेशन पूछा हुआ है। यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो a माइनस बी, माइनस का अर्थ ऊपर देखो एक्स वाई की बेटी है, अर्थात a माइनस बी का अर्थ होगा a जो है वो b की बेटी होगी, और a अगर बेटी होगी तो a जो है वो फीमेल होगी दोस्तों। और अगर a फीमेल है तो हमारे जो रिलेशन निकल के आएगा वो भी फीमेल वाला ही निकल के आएगा, और अगर ये फीमेल वाला रिलेशन निकल के आएगा तो आप ऑप्शन देखिए एक बार, पोता या नाती ये भी मेल होता है दोस्तों, दामाद ये भी मेल होता है, बेटा ये भी मेल होता है। यानी कि सर ये तीनों ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, केवल ही एक ही ऑप्शन है जो आ सकता है, वो कौन सा ऑप्शन है, पोती या फिर नातिन। इस वजह से हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा पोती नातिन। सीधा आप किस पे खेलो, जेंडर और जनरेशन पे, उससे क्वेश्चन जल्दी से आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला था एक श्रृंखला दी हुई है, एक सीरीज आपको दी हुई है, इसके अंदर आपको निकालना है कि अक्षरों के कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में है। युग्म बताने हैं दोस्तों आपको, कितने युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में है। जैसे कि ए के बाद बी आएगा तो ए और बी का क्या बन जाता है दोस्तों, एक युग्म बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको युग्म निकाल के देखने हैं। अच्छा सी के बाद ए आ रहा था, ये कोई युग्म नहीं है, तो ए के बाद हमको मिला बी, ये एक युग्म बनता है, बिल्कुल अल्फाबेट में भी ऐसा ही आता है। आगे देखा तो ई के बाद एफ होना चाहिए था, जो हमको नहीं मिला, लेकिन जी के बाद कौन मिल रहा है दोस्तों, एच। आगे बढ़े तो हम लोगों को एल और एम भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो कि सर क्यू और आर, क्यू का नंबर हो जाता है दोस्तों 17, ऐसे आर का नंबर हो जाता है 18। तो सर ये एक और हमको यहाँ पे पेयर देखने को मिल रहा है क्यू और आर। और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हमको टी और एस, नहीं सर ये एस और टी होना चाहिए था, ये भी कोई पेयर नहीं है। यू के बाद वी आना चाहिए था, जबकि वो भी नहीं आ रहा। और अगर हम ध्यान से देखें तो केवल और केवल कितने पेयर बन पा रहे हैं, हमारे पास में 4 पेयर बन पा रहे हैं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, केवल 4 पेयर यहाँ देखने को मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है, एक तरीके से फिगर मैट्रिक्स इसको बोल दिया जाता है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। और जब भी एरो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्लास के अंदर बात की हुई है, एरो वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे हम ये देखेंगे कि कितने डिग्री का वो लोग टर्न ले रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले इस वाले एरो वाली लाइन की बात करते हैं। ये सबसे पहले 45 डिग्री का टर्न लेती है दोस्तों, फिर से ये 45 डिग्री का टर्न लेती है, फिर उसके बाद में अगर यहाँ से टर्न लेगी तो ये इधर टर्न लेगी दोस्तों, फिर से 45 डिग्री का, और यहाँ से फिर से टर्न लेगी तो ये देखो अपने आप किधर आ चुकी है, ये नीचे की ओर, दक्षिण की ओर। अर्थात यहाँ से इसने फिर टर्न लिया होगा कितने का, 45 डिग्री का। तो एक बात तो क्लियर होगी, ये वाली एरो जो है वो इस ओर इशारा कर रही होगी। दूसरी एरो की बात करूं तो दूसरी एरो में और इसमें 45 डिग्री का ही अंतर था। अगर ये यहाँ होगी तो दूसरी एरो यहाँ पे होने वाली है, यानी कि कुछ इस प्रकार का हमको आंसर देखने को मिलेगा। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिक्शनरी बेस का क्वेश्चन था, शब्दकोश के आधार पे आपको इनको व्यवस्थित करना था। शब्दकोश के
बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखा करते हैं क्लास के अंदर, जैसे कि फ़ोन में कॉन्टेक्ट को सेव करना। इस क्वेश्चन में केवल और केवल हमको ये देखना था कि कौन सा अक्षर है जो सबसे आखिरी में, या कौन सा शब्द है जो सबसे आखिरी में आएगा। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा शब्द आखिरी में आएगा। तो आप देखिए सभी में सी एल सी एल सी एल तो कॉमन था, इस वजह से इसको तो हटा दिया जाएगा। आगे वाला जो है हम लेटर देखेंगे तो यहाँ ई था, यहाँ ओ था, यहाँ आई, यहाँ फिर से ई। जो भी सबसे बड़ा होगा वही सबसे आखिरी में आएगा। तो हमको सबसे बड़ा देखने को ओ ही लेटर मिल रहा था, ओ ही अल्फ़ाबेट मिल रहा था, इस वजह से यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि सर यही सबसे आखिरी में हमको देखने को मिलेगा जब इसको व्यवस्थित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी सिंपल सी ट्रिक अपनाई गई थी कि सर 0, फिर 3, 8, 24 और 35, और यदि इनको ध्यान से देखा जाए तो ये सभी के सभी नंबर हमको एक स्क्वायर के आसपास देखने को मिल रहे थे। स्क्वायर कैसे कि सर 1 का स्क्वायर किया गया और -1 कर दिया गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर किया गया, फिर -1 कर दिया गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस करूँगा तो मिलेगा कितना मुझे 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। और 1, 2, 3 और अगला कौन आने वाला है तो 4 आने वाला है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 16, और 16 में से जैसे ही 1 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 15 मिल जाएगा। अगले पे चलते हैं दोस्तों जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो था हमारे लिए एनालॉजी का क्वेश्चन था। एनालॉजी के अंदर कोड किया हुआ था, और ये कोड को कैसे डिकोड करना था वो ध्यान से समझना। यहाँ पे 2-2 के पेयर इसने बनाए दोस्तों। 2-2 के पेयर कैसे बनाए कि सर एक तो बनाया आर और एस का, एक बनाया ए और बी का, दोनों का टोटल किया। आर और एस का टोटल किया इसने तो हमारे पास निकल के आया 37। आर का नंबर 18 होता है, एस का नंबर 19 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 37। ए और बी का मैं टोटल करूंगा तो निकल के आएगा दोस्तों 3, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, और इसको कर देंगे दोस्तों माइनस। 37 में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है दोस्तों 34, और इसी प्रकार आंसर निकाल लूंगा। टी और ए इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाता है दोस्तों 21। इसी प्रकार बी और एफ इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 8, और 21 माइनस 8 जब मैं करने जाऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा एक ही, ऑप्शन नंबर डी 13 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों। इसके अंदर जो कोड लगे हुए थे वो फिक्स अलग अलग पोर्शन में बटे हुए थे, यानी कि आगे वाले 4 के लिए तो अलग कोड था, पीछे वाले 4 जो लेटर थे उसके लिए अलग कोड दिया हुआ था। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वाई ओ यू आर हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमको वाई देखने को मिल रहा है, आर यू और ओ देखने को मिल रहा है। किस प्रकार इन्होंने इनको चेंज किया तो वो देखना है। इसने कुछ नहीं, पीछे वाले ये जो 4 का पेयर बनाया इसके अंदर पीछे वाले 2 लेटर उठाए और इनको सबसे आगे ला के रख दिया यू और आर। फिर उसके बाद में आगे वाले जो 2 थे वाई और ओ उसको पीछे ले जाकर रख दिया। यानी कि एक बात तो क्लियर थी कि सर ये प्लेटिनम को जब बदला जाएगा तो ये ए और टी सबसे आगे आएंगे, और ये पी और एल उसके बाद आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद अगले जब 4 पेयर में मैं जाऊंगा तो इस 4 पेयर में इसने कुछ अलग सी ही ट्रिक अपनाई हुई है। इसने बोला है कि एस और एल इन दोनों को उठाया जाए और एस और एल को लास्ट में रख दिया जाए। इसी तरह ई और एफ को उठाया जाए और इनको रख दिया जाए आगे। यानी कि सर यहाँ पे हम इसकी ट्रिक को अपनाएंगे तो इसी ट्रिक को यदि यहाँ लगाया जाएगा तो किस प्रकार लगाएं कि सर एन और एम को उठाया जाए और यहाँ रख दिया जाए, और इसके बाद में आई और यू को उठाया जाए और सबसे आखिरी में रख दिया जाए। यही हमारा आंसर बनेगा। और ये वाला हमको देखने को किस में मिल रहा है तो सर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में फिगर वाला एक और क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको सीधा ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है दोस्तों। एलिमिनेट किस प्रकार से करेंगे इसमें, तो आप ये देखना, यहाँ पे ट्राइंगल सीधा दिखाई दे रहा है, फिर से ट्राइंगल सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल सीधा था, लेकिन यहाँ पे आते ही ट्राइंगल ने अपने शेप को जो है चेंज कर लिया। ये टॉप टू बॉटम इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी एक बात तो क्लियर थी कि जो हमारे आंसर में ट्राइंगल आएगा वो कैसा आएगा, उल्टा ट्राइंगल आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम इनकी पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने इनके शेप की बात की कि शेप में क्या चेंज आ रहा है, उसके बाद में अगली बात करेंगे इनकी पोजीशन की। पोजीशन किस प्रकार से चेंज हो रही है, तो आप जब नॉर्मल सा देखोगे कि सर ट्राइंगल पहले यहाँ था, ये इसको उठा के आगे रख दिया, यानी कि ट्राइंगल आगे खिसक गया। सारी शेप को इस प्रकार से आगे खिसकाया जा रहा है दोस्तों, यानी कि सारी शेप को एक के बाद एक
इस प्रकार से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं जो भी इनमें सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो तीनों ऑप्शनों में जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे इस सर्कल की पोजीशन तीनों में अलग अलग दिखाई दे रही है। क्योंकि मुझे जल्दी से आंसर निकालना है तो सबसे पहले सर्कल की ही पोजीशन को देख लेते हैं, भाई सर्कल कहाँ आने वाला है। तो आप ध्यान देना, ये सर्कल यहाँ से बढ़ के इस जगह आया, ये सर्कल यहाँ से बढ़ के इस जगह आया, तो यानी कि अगली बार ये सर्कल बढ़ के इस जगह आने वाला है, इस जगह आने वाला है। तो ये सर्कल जो है इस कॉर्नर में होना चाहिए मेरे ऑप्शन में। और ऐसा कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला, यहाँ पे बिल्कुल सर्कल इस कोने में दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, और यही मेरा आंसर होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, और बड़ी ही हैरानी की बात है कि बहुत से टीचर इसको गलत भी बता दिए हैं। और वैसे क्वेश्चन गलत नहीं था, IBPS PO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS PO में जब ये आया था, और इस बार इससे पूछे गए हैं दोस्तों 3 क्वेश्चन। सिंपल सी बात करेंगे, सीधा ट्रिकी मेथड में बात करेंगे, थोड़ा सा समय की कमी है तो इसको सीधा सॉल्यूशन पे लेके जाते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट की एक जब सीरीज अलग से नए से क्वेश्चन लाएंगे उसमें केवल इनपुट आउटपुट की ही बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ट्रिक क्या लगी थी इसके अंदर। तो आप जब इसके अंदर देखोगे इनपुट आउटपुट, जैसा कि हम क्लास में भी बात करते हैं, एक मशीन होती है, इनपुट डाला जाता है और उससे प्राप्त होता है हमको दोस्तों आउटपुट। हर चरण में कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है, और इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आपको हर चरण में दोनों तरफ हलचल दिखाई देगी, और जब भी ऐसा होता है तो दोनों तरफ हलचल हो रही है, इसका मतलब डबल साइडेड मशीन चल रही है कुछ इस प्रकार से। और कुछ इस प्रकार से जब मशीन चल रही है तो आप लास्ट सीधा यहाँ पे आ जाओ, आउटपुट क्या था, और इस आउटपुट में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ क्या दिखाई दे रही है। जब आप यहाँ पे स्पेलिंग्स को देखोगे एक बार तो ये किस आधार पे जम रही है, तो यहाँ ध्यान देना, नंबर ऑफ लेटर के अनुसार इनको जमाया हुआ है। नंबर ऑफ लेटर का मतलब था कि सर यहाँ पे 3 लेटर थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 5 हो जाते हैं सर, यहाँ 6 हो जाते हैं, और यहाँ कितने हो जाते हैं दोस्तों, 7 हो जाते हैं। तो सर ये स्पेलिंग का लेटर, स्पेलिंग का जो कोड था वो तो हमने डिकोड कर लिया कि सर सबसे पहले किसको उठा के रखना है आगे, जिसमें नंबर ऑफ लेटर जो होंगे सबसे कम होंगे। इसके बाद डिकोड करते हैं थोड़ा सा ये नंबर को भी। संख्या के जो कोड लगाए थे, संख्या का क्या कोड था, तो इसने संख्या के कोड में चालाकी दिखाई दोस्तों। इसने डिजिट सम का प्रयोग किया है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डिजिट थी उनको भी सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया। कहने का मतलब था 2 और 6 को जोड़ा 8 बना दिया दोस्तों। उसके बाद में 2 और 1 को जोड़ा, ये बना दिया दोस्तों 3। और इसके बाद में 8 और 8 को जोड़ा तो ये होगा 16। और 16 को भी यदि मैं सिंगल डिजिट में चेंज कर दूंगा तो ये बन जाएगा दोस्तों मेरे सामने 7। 5 और 4 मेरे सामने 9 होने वाला था, और 4 और 6 को जोड़ता तो 10, और 10 को भी पुनः जोड़ता तो मुझे मिलने वाला था 1। और जब आप ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप यहाँ गौर करिएगा, सबसे पहले 46 यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना था दोस्तों, 1। उसके बाद में 21 यानी कि यहाँ कितना आने वाला था दोस्तों, 3। या 88 इसका मतलब होने वाला था मेरे पास 7, ये होने वाला था 8, और 54 इसका मतलब होने वाला था दोस्तों 9। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से इसने चेंज किया है। संख्याओं को सबसे पहले सिंगल डिजिट में चेंज किया, घटते से बढ़ते क्रम में जमा दिया, सबसे पहले छोटी संख्या को पीछे लेके गया, और सबसे पहले जिसमें नंबर ऑफ लेटर कम थे उस स्पेलिंग को आगे लेकर आ गया। इस प्रकार से इस मशीन को चालू किया था इसने और बंद कर दिया। आइए इसको जल्दी से हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसके जितने भी चरण बनने वाले हैं उन चरण को एक बार बना लेते हैं, और फिर इसके आंसर जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्ट्राइक 82, रेफरेंस 25, डिपेंड 38, और इस प्रकार से कुछ चीज़ें दी हुई थी। सबसे पहले ऐसा फर्स्ट चरण में हमारे पास में आगे कौन आने वाला है, तो ऑफ को हम लोग आगे लेके आए हैं। जैसे का जैसे ये स्ट्राइक पीछे आ जाएगा, हम जल्दी से करना है क्वेश्चन तो कहो, तो सबसे पहले वाला लेटर ही ले लेते हैं। 82 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 को भी यदि मैं सिंगल डिजिट में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1। ये एक सबसे छोटा होगा, इस वजह से ये उठ के सबसे बाद में जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सीधा आ रहे हैं आर पे। फिर आएगा दोस्तों 25, फिर आ जाएगा दोस्तों डिपेंड डी 38, ऑफ जो कि पहले ही आगे जा चुका है तो इसको मेंशन नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा 53, फिर आ जाएगा ये डब्ल्यू 36, और आखिरी में जो हमारे पास में आने वाला है वो आने वाला है दोस्तों 82। अगले चरण पे चलते हैं। अगले चरण की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला चरण इन्होंने बोला था कि सर जिसमें सबसे कम होंगे तो वो था वाइन, तो आगे आ जाएगा डब्ल्यू के बाद में वही ओ, फिर उसके बाद में एस, फिर आर। लेकिन नंबर आते एक बात का ध्यान रखना कि नंबर कौन सा पीछे जाएगा,
जो जिस नंबर में सिंगल डिजिट में बदलने में सबसे छोटा नज़र आएगा। 36 यदि मैं इसको बदल दूंगा तो 6 और 3 को जोड़ूंगा तो 9 दिखाई देगा, 5 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा तो 8 दिखाई देगा, 8 और 3 को लेकिन जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ये 11 और 11 को जब मैं सिंगल डिजिट में चेंज करूँगा तो ये 2 होगा, यानी कि अगला जो नंबर होगा पीछे जाने लायक वो है 38। तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, सीधा कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, पीछे। तो आइए इसको पूरा कर लेते हैं। 25 फिर आ जाएगा दोस्तों डी, अगला आने वाला है 53, अगला आ जाएगा दोस्तों 36 और अगला 82 और अगला जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 53 38। आइए इसको जल्दी से और सोल्व कर लेते हैं, अगले चरण की बात कर लेते हैं, तीसरे चरण की। अच्छा, इसको पूरा सोल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पहले ही चरण में ख़त्म हो जाए। जी नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है 5वें चरण की बात कर रहा है, तो एक बार पूरा बना ही लेते हैं। कौन से चरण, 5वें चरण पे जाके मेरे हिसाब से रुकने वाला है। तीसरे चरण की जब हम बात करेंगे तो अगला कौन होगा, तो वो स्ट्राइक होगा। इसको जल्दी से हम लोग आगे ले आते हैं। W फिर आ जाएगा O, फिर उसके बाद में R। अगला जो नंबर पीछे जाने वाला है वो होने वाला है मेरे हिसाब से 5 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 7, इसी वजह से 25। तो D फिर आएगा दोस्तों 53 36 82 अगला आ जाएगा 38 और अगला जो आने वाला है वो हो जाएगा 25। चलिए आते हैं चौथा चरण जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो इसके अंदर D आगे आने वाला है दोस्तों। तो ये D, इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में वही S W O R। अच्छा, इधर ध्यान रखना दोस्तों, पीछे क्या जाने वाला है, तो 2 नंबर और हमारे पास बचे हैं 53 और 36। 36 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 9 होगा दोस्तों, और 53 को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8। जो छोटा होगा उसको हम पीछे लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे 36 हम लिखेंगे क्योंकि 53 तो ऑलरेडी कहाँ जाने वाला है, पीछे। 82 38 25 और 25 के बाद में आखिरी आ जाएगा दोस्तों 53। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी चरण की हम लोग बात कर लेते हैं। 5th चरण हमारा आखिरी चरण होगा और सबसे बड़ी स्पेलिंग हमारे सामने यही दी हुई थी, रेफरेंस की स्पेलिंग थी। तो R सबसे आगे आने वाला है, उसके बाद में D दोस्तों, फिर आने वाला है S, फिर आने वाला है W, फिर आ जाएगा दोस्तों O। फिर ये वाला नंबर जो था वो सबसे बड़ा नंबर है सिंगल डिजिट बनाने के बाद, तो ये आखिरी में जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 82 से, फिर 38, फिर आएगा दोस्तों 25, फिर इसके बाद में हमारे पास अगला नंबर 53 और आखिरी में आ जाएगा दोस्तों 36। ये हमारा आउटपुट निकल के आने वाला है दोस्तों। आइए इससे सीधा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बात की थी, पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा चरण 5वें में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं दूसरा होगा, यानी कि दाएं छोर से बात कर रहे हैं, इधर से हमको जाना है तीसरे के, फिर से बाएं जाना है। तो कुल मिला के दाएं छोर से हमको 5वां एलिमेंट देखना है दोस्तों। दाएं छोर से 5वां एलिमेंट 5वें चरण में कौन सा हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 82। 5वां जो आ रहा है वो था 82, तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों 82। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि आप ये बता दीजिए चरण नंबर 1 में जो W वर्ड विंड वर्ड हमारा जो था उसमें दाईं ओर की संख्याओं का योग कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले चरण की ये लोग बात कर रहे हैं। पहला चरण जो हमारा होने वाला है वो ये वाला चरण था दोस्तों। इस वाले चरण में W के दाईं ओर कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है दोस्तों, 36 और 82। 36 और 82 आप वहाँ ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट सबकी अलग है। आप सीधा 6 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आने वाला है, 8 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें पीछे कितना दिखाई दे रहा हो आपको 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन था कि चरण नंबर 3 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं दूसरा। अच्छा ध्यान देना, फिर से दाएं से चलना है तीसरे पे, फिर इस तीसरे के भी और आगे जाना है, यानी कि बाईं ओर जाना है। तो कुल मिला के वही तीसरे चरण में हमको दाएं से देखना था दोस्तों, 5वां कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरे चरण में 5वां जो होने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। तीसरा चरण हमारा ये था, दाईं ओर से हमको बढ़ना था, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 5वां। और 5वां जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों 53। और 53 हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था दोस्तों पटवार शिफ्ट नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन।
इसी तरीके से और भी सॉल्यूशन पे हम लोग बात करते रहेंगे। इनपुट आउटपुट की भी एक वीडियो लानी है, उसको भी जल्दी ही लाते हैं। और इसी प्रकार से आपका साथ बना रहे।